हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। पीवाईक्यूज की सीरीज जो हम कर रहे हैं, 5 क्वेश्चंस की सीरीज, 5 क्वेश्चंस इस सीरीज में कल की यानी पिछली क्लास में हम कर चुके थे और आज उसी 5 क्वेश्चन से आगे हम 5 to 10 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चंस बढ़ के 10 होंगे और एग्जामिनेशन के पहले ये 15 होंगे। अभी हम आपको एक प्रैक्टिस मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट को उन क्वेश्चंस को करने की आदत होती है या पीवाईक्यूज को ऐसे सॉल्व करने की आदत होती है कि फटाफट से सॉल्व करके आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पर है कि आप जो पीवाईक्यू सॉल्व करें उसके ज़्यादातर पोर्शन को आप आज के बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसे कंप्लीट करें। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ठीक है, पहले इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स को फोकस करेंगे। इस क्वेश्चन का जब भी कभी एक क्वेश्चन पूछे सुदूरवर्ती द्वीप, तो एक लाइन में इस का आंसर जानिएगा, उसे कहते हैं मिनिकॉय। ये ऐसे याद भी रखिएगा कि अगर पूछे भारत का सुदूरवर्ती द्वीप तो आप कहेंगे मिनिकॉय। क्लियर? मिनिकॉय किस आइलैंड या किस आइलैंड्स के ग्रुप में आता है? तो ये है लक्षद्वीप में। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि मिनिकॉय आइलैंड है, ये है कहां? लक्षद्वीप में है। और जब कोई आइलैंड लक्षद्वीप में होता है तो वो किसका बना होता है? वो कैसा बना, किसका बना होता है? तो जब लक्षद्वीप का आइलैंड आएगा तो आप तुरंत कहेंगे कि ये कैसा है? ये कोरल आइलैंड है। लक्षद्वीप कैसे बना हुआ है? कोरल आइलैंड यानी मूंगों का द्वीप। दो क्वेश्चन एक साथ आपके क्लियर कि मिनिकॉय भारत का सुदूरवर्ती द्वीप है। अभी इसके और भी पॉइंट्स हम देखेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि मिनिकॉय किसका आइलैंड है? तो ये लक्षद्वीप का है। और दूसरी खास बात कि लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? तो आप कहेंगे कोरल आइलैंड। क्लियर? अभी और पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अब आता है दूसरा आइलैंड, कह रहा है, पहला आइलैंड कह रहा है भटकल द्वीप। भटकल, अनाला और हेनरे, 3 द्वीप हैं। भटकल, अनाला और कौन सा है? हेनरे। भटकल द्वीप कहां है? तो कर्नाटक के पास है। किस स्टेट की टेरिटरी के पास है? तो वो है कर्नाटका। अब जैसे हमने पढ़ा कि मिनिकॉय लक्षद्वीप के पास है और ये कोरल आइलैंड है, वैसे हमें यह भी जानना है कि ये किस टाइप का द्वीप है। भटकल कर्नाटका के पास है और ये 2 और इंपॉर्टेंट द्वीप के साथ है, जिसका नाम क्या है? पिजन या नेत्रानी द्वीप। भटकल, नेत्रानी या पिजन द्वीप के साथ है। और ये पिजन द्वीप किस प्रॉपर्टी का है? ये भी कैसा है? ये भी कोरल द्वीप है, यानी मूंगों से बना हुआ द्वीप है। तो 2 तैयार हो गया। भटकल कहां है? कर्नाटका के पास है और पिजन द्वीप के साथ है। और कैसा बना हुआ है? कैसा बना हुआ है? ये प्रवाल द्वीपों का बना हुआ। क्लियर? फिर आता है अर्नाली आइलैंड। अनाला, ये अनाला ना होकर के ये अर्नाली होना चाहिए। या चलिए पहले हेनरे देख लेते हैं। हेनरे और इसी जैसे नाम का एक आइलैंड है कैनरे, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं हेनरे की। हेनरे आइलैंड ये वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है। पहले तो देखेंगे हेनरे कहां है, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में। कहां पर? ये वेस्ट बंगाल में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसमें ये कहता है कि वेस्ट बंगाल के कौन से प्लेस पे है। ठीक है, तो दक्षिणी परगना, साउथ परगना, साउथ परगना कहां पे है? हेनरी आइलैंड। दक्षिणी भारत में या दक्षिण के भारतीय भाग में जो आइलैंड्स हैं वो बेसिकली 2 नेचर के हैं।
बंगाल की खाड़ी के आइलैंड और अरेबियन सी के आइलैंड, दोनों का नेचर अलग अलग है। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो अरनाला या अनाला, ये अरनाला आइलैंड होना चाहिए। ये कहां पे है? ये बसीन या कह लेंगे महाराष्ट्र। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई के साउथ ईस्ट में, अभी मैं मैप के थ्रू दिखा रहा हूं, बॉम्बे हाई के साउथ ईस्ट में एक आइलैंड, एक कोल रीजन, एक ऑयल रीजन है जिसे कहते हैं हम बसीन या बेसिन, और ये महाराष्ट्र। तो अनाला आइलैंड कहां पर है? ये महाराष्ट्र बेसिन के पास है, बेसिन या बसीन, ठीक है। चलिए, अनाला में ही एक दुर्ग है, किला है, जिसे हम जल दुर्ग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? जल दुर्ग। अब थोड़ा सा विस्तार लेते हैं और एक फिगर बना करके हम सारे पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। ये भारत में पेनिनसुलर रीजन, कई सारे एस्पिरेंट हैं जिनको ये क्लियरिटी नहीं होती है पेनिनसुलर रीजन की, तो इसलिए ये फिगर को बनाना और फिगर के थ्रू इस बात को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी क्लास की सबसे खास बात यही है कि मैं ज्यादातर पोर्शंस को क्लियर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको फिर जरूरत ना पड़े। दो तरह के आइलैंड हैं, एक है अंडमान निकोबार, और दूसरा है लक्षद्वीप। दूसरा है लक्षद्वीप और यहां पर है मिनिकॉय, ठीक। अब देखिए, ये जो अंडमान और ये निकोबार, ये है अंडमान और ये है निकोबार, ठीक। बीच से जो प्लेस है वो क्या है? वो 10 डिग्री चैनल है। क्या है? 10 डिग्री चैनल। ये है नॉर्दर्न अंडमान, ये है मिडिल अंडमान, ये है सदर्न अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान। भारत का बिगेस्ट आइलैंड, बिगेस्ट आइलैंड, भारत का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मिडिल अंडमान। याद रखिए, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है। इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड क्या है? मिडिल अंडमान। अब ये अंडमान और निकोबार आइलैंड किसके बने हुए हैं? ये तृतीयक काल, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमने कहा तृतीयक या टर्शरी, तो तृतीयक या टर्शरी मतलब क्या हुआ? हिमालय, हिमालय फॉर्मेशन पीरियड, हिमालय के बनने का काल, ये टर्शरी काल है, तृतीयक काल है जब हिमालय बना। अब हिमालय टर्शरी या तृतीयक में बन रहा है, तो इससे इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं, यहां पे मैं फिगर बना रहा हूं, इंडिया में हिमालय की कंडीशन ऐसे थी, और ये दो प्लेस, ये पेनिनसुलर इंडिया और ये हिमालय, तो ये जो टेल है ना, उस टेल वाले पार्ट के डूबने से, शब्द पे ध्यान रखिए, सबमर्जेंस, इसे कहते हैं सबमर्जेंस, और इसे कहते हैं क्या हिंदी में? निमज्जन। क्या कहते हैं? निमज्जन, यानी डूबना। तो तृतीयक काल के पर्वत कहें या क्या कहेंगे हम? फोल्डेड माउंटेन, या हिमालय की डूबी हुई चोटियां, या हिमालय का ये जो बांग्लादेश, ये जो म्यांमार से लगा हुआ पार्ट है, हिमालय का ये म्यांमार वाला पार्ट, जिसे हम कहते हैं अराकान योमा, अराकान योमा का जो पार्ट है उसकी डूबी हुई चोटियां। तो कोई भी वर्ड यूज कर सकता है एग्जामिनेशन में, अराकान योमा की डूबी हुई चोटियां, या हिमालय की डूबी हुई चोटियां, या टर्शरी एरा माउंटेन की डूबी हुई चोटियां, कोई भी वर्ड यूज करेगा उसका मतलब वो अंडमान निकोबार आइलैंड की ही बात कर रहा है, बंगाल की खाड़ी में। अब यहां पे 10 डिग्री चैनल था,
तो 1 डिग्री और चैनल है यहां, साउथ डिग्री नहीं कह सकते, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पास। डंकन पास, क्या लिखा, डंकन पास। ठीक है, यहीं पे 2 आइलैंड और हैं, कौन कौन से, एक है नारकोंडम, ये क्या है, ये डोरमेंट है, डोरमेंट आइलैंड ऑफ वॉल्केनो। किसका है, डोरमेंट आइलैंड ऑफ वॉल्केनो, यानी ज्वालामुखीय द्वीप है लेकिन डोरमेंट कंडीशन में है, मतलब प्रसुप्तावस्था में है, शांत नहीं है, प्रसुप्ता में है, क्योंकि बगल में ही एक और आइलैंड है जिसे हम कहते हैं बैरन, बैरन आइलैंड, और ये भी क्या है, वॉल्केनो। ये कैसा है, ये एक्टिव है, अभी भी उद्गार इसमें हो रहा है। अंडमान और निकोबार। अब खास बात में आते हैं कि देर आर मोर देन 1300 प्लस आइलैंड इंडिया में है, 1300 प्लस आइलैंड, और इसमें से 800 से ज्यादा कहां पे हैं, अंडमान और निकोबार में। तो अंडमान और निकोबार में कितने हैं, 800 प्लस, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अंडमान और निकोबार में कितने हैं, 800 प्लस आइलैंड, जिसमें अंडमान और निकोबार में नंबर्स अलग अलग हैं। अंडमान में ये नंबर्स 550 हैं और निकोबार में 22। अंडमान में कितने हैं, अंडमान में 550, ठीक, और निकोबार में कितने हैं, 22 आइलैंड। 550 आइलैंड अंडमान में है और 22 कहां पर है, निकोबार में है। सबसे ऊंची पीक सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक यहीं पर, यह हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार की। दूसरी खास बात, यहां पे एक प्लेस आप देखते हैं जिसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ये जो प्लेस है इसे कहते हैं हम ग्रेट निकोबार। इसे कहते हैं हम ग्रेट निकोबार। और तीसरी खास बात है कि ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। ये क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, कौन, ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्लियर। अब दूसरा आइलैंड ग्रुप है जिसे हम कहते हैं क्या, लक्षद्वीप। दूसरा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कितना है, 36 आइलैंड है, और इसमें जो सबसे दूर आपको दिख रहा है जिसे हम मिनिकॉय कहते हैं, मिनिकॉय, मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल से दूसरे लक्षद्वीप से अलग है, और 8 डिग्री चैनल से, 8 डिग्री चैनल से ये मालदीव से अलग है। मालदीव जिसकी कैपिटल है माले, ये कंट्री है। खास बात क्या है, मालदीव जो है वो कोरल का एक, कोरल यानी मूंगों के द्वीपों का एक विशेष प्रकार है, एटॉल। तो ज्यादातर आइलैंड मालदीव के कैसे हैं, एटॉल हैं, ये याद रखिएगा। अक्सर अब पूछता है, कोई द्वीप देगा, बोलेगा कैसे बना हुआ था, तो आप कहेंगे ये एटॉल से बना हुआ है। तो मालदीव किससे बना हुआ है, एटॉल से, ठीक है, या मूंगा भी लिख सकता है। क्लियर। तो मिनिकॉय जो है वो 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग है, और 9 डिग्री चैनल से अपने रेस्ट ऑफ द आइलैंड से अलग है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप कौन सा है, बिगेस्ट, तो उसे कहते हैं अमीन दीवी। कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अमीन
दीवी, ये क्या है? ये बिगेस्ट आइलैंड ग्रुप है। कहां का? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का आज जो नाम लक्षद्वीप है वो पहले लक्षद्वीप नहीं था, नाम बाद में चेंज किया गया है 1973, वरना ये अलग अलग द्वीपों के रूप में जाना जाता था, कहीं एंड्रॉट द्वीप के रूप में, कहीं लक्काद्वीप, कहीं अमीन दीवी। लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज किया गया और इसे एक नाम दिया गया लक्षद्वीप। ठीक है, तो या तो लक्काद्वीप कहते थे या अमीन दीवी कहते थे या उसका नाम था मिनिकॉय, अलग अलग नामों से। एंड्रॉट आइलैंड जो है वो बिगेस्ट आइलैंड है और अमीन दीवी क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा आइलैंड, तो आप कहेंगे बिगेस्ट आइलैंड। तो बिगेस्ट आइलैंड का क्या नाम है? एंड्रॉट। क्या है? एंड्रॉट। कहां का? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रॉट और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है कौन? अमीन दीवी। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली बिल्कुल है, माउंट आबू अरावली में ही है। अभी हम सबके एक एक डिस्कस करेंगे। माउंट आबू अरावली बिल्कुल सही है। आबू हिल्स, गुरु शिखर आबू हिल्स पे है और ये अरावली का सबसे बड़ा पार्ट है। क्लियर है? कोडाई कनाल अन्नामलाई, उटकमंड नीलगिरी, तो उटकमंड तो नीलगिरी में है जिसे हम ऊटी भी कहते हैं। ठीक, कोडाई कनाल जो है वो अन्नामलाई रेंज में ही है, पास ही में है, बहुत डिफरेंस नहीं है। शिमला पीर पंजाल है। ठीक, शिमला कहां है? पीर पंजाल में। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए एक एक करके देखते हैं अभी हम। चलिए अब आते हैं। कोडाई कनाल जो है ये अन्नामलाई हिल्स के पास ही है और वो प्लेस बेसिकली कहलाता है डिंडीगुल। आप ध्यान से देखेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे तो मैसूर वाले पार्ट में डिंडीगुल आपको आएगा। ठीक है, उटकमंडलम ऊटी या नीलगिरी ये एकदम सही है। शिमला जो बसा है ना, शिमला बसा हुआ है धौलाधर पर। शिमला के लिए करेक्ट वर्ड है धौलाधर, याद रखिएगा। शिमला किससे बसा हुआ है? धौलाधर पे बसा हुआ है। क्लियर? तो इस सीक्वेंस में शिमला धौलाधर है, ऊटी उटकमंडलम नीलगिरी एकदम सही है, कोडाई कनाल पहाड़ी अन्नामलाई सही है, माउंट आबू अरावली सही है। अब एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इसको हम। कोशिश कीजिए ज्यादा चीजें याद रखने की ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। पहले आते हैं हम अरावलीज को देखते हैं। अरावली का जो जन्म हुआ था वो मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक, ये क्या है? ये है अरावली। 800 किलोमीटर की लंबाई में है। ठीक, और गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। दिल्ली में इसका नाम दिल्ली रिज है। यहीं पर सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इसका एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं आबू या माउंट आबू हिल्स।
आबू हिल्स का हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है गुरु शिखर। सबसे ऊंचा पार्ट अरावली का वो है माउंट आबू और गुरु शिखर। अरावली बनी किससे है? ये बनी है प्री कैम्ब्रियन, याद रखिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट आ रहा है। किससे बनी हुई है? प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड की, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड। और किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट से बनी हुई है, नीस से बनी हुई है, और किससे बनी हुई है? शिस्ट से। अब ये सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना माउंटेन कोई है तो वो है अरावली। किससे बना हुआ है? सबसे पुरानी चट्टानों से बनेगा ना, तो जब भी कभी आर्कियन आए तो सबसे पुराना, ग्रेनाइट नीसिस्ट आए तो सबसे पुराना। अरावली भारत का सबसे पुराना है, फोल्डेड माउंटेन के रूप में था, लेकिन आज कैसा है? आज ये एक रेजिडुअल माउंटेन है, मतलब केवल अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। अरावली एक वाटर डिवाइडर के रूप में भी काम करता है। इसके पूरब और पश्चिम की नदियां दो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इसके पूरब और पश्चिम की नदियां दो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो अरावली क्या है? एक वाटर डिवाइडर के रूप में भी काम करता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अरावली के बाद दूसरा जो टॉप है वो है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल कहां पे है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल कहां है? तमिलनाडु में। ठीक। और जो प्लेस है वो प्लेस है डिंडीगुल, याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार आपसे डिंडीगुल पूछे। ठीक। दो इंपॉर्टेंट चीज, एक कोडाई कनाल लेक है और दूसरी इंपॉर्टेंट लेक जिसका नाम है बेरीजम लेक, वो भी कहां पे है? कोडाई कनाल में है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, बेरीजम लेक, बेरीजम लेक और कोडाई कनाल लेक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कोडाई कनाल लेक तो आप जान जाएंगे कि कोडाई कनाल तमिलनाडु, उसमें तमिलनाडु में है, लेकिन जब बेरीजम लेक आएगा तो आप नहीं जान पाएंगे। तो बेरीजम लेक भी कहां पे है? तमिलनाडु में है। बेरीजम लेक कहां है? तमिलनाडु। ठीक है, तो दो लेक याद रखिएगा, एक बेरीजम, एक कोडाई कनाल। इसके अलावा सिल्वर कास्केड पार्क। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन कहीं पूछा गया है तो जरूरी नहीं वही क्वेश्चन पूछे, उसी क्वेश्चन का ऑप्शन दे, उसी क्वेश्चन उसी ऑप्शन से कोई दूसरा क्वेश्चन बना करके दे सकता है। तो सिल्वर कास्केड पार्क भी कहां पे है? इसी कोडाई कनाल में है। क्या है? सिल्वर कास्केड पार्क। सिल्वर कास्केड पार्क तमिलनाडु कोडाई कनाल में स्थित है। ठीक है। अन्नामलाई को एलिफेंट माउंटेन भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। देखिए, अन्नामलाई है ना, इसका नाम है, एक नाम एलिफेंट, एलिफेंट माउंटेन। हो सकता है पूछे ना कि एलिफेंट माउंटेन कहां पे है। अन्नामलाई पूछा जा चुका है, वो जानता है कि आप अन्नामलाई में नाईमुड्डई लिख देंगे, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा क्या? एलिफेंट से कराने की कोशिश करेगा। तो अन्नामलाई का एक नाम क्या है? एलिफेंट। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। अच्छा, ये उटक मंडलम ऊटी, ठीक, नीलगिरी, इन सभी को एक साथ देखते हैं। एक फिगर बनाते हैं पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया में यहां पे आपको वेस्टर्न घाट दिखाई पड़ेगा ऐसे, ठीक, और यहां पे आपको ऐसा ईस्टर्न घाट बीच बीच में गैप पोर्शन में मिलेगा।
अब जहां पे ये दोनों पार्ट मिलते हैं, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, ये तो ये जो बीच का पार्ट जहां ये मिल रहे हैं, यानी ये है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, देखिए दोनों जो फिगर बने हैं कैसे डिफरेंट हैं। ये है पूर्वी घाट, ऐसा कंटिन्यू, सॉरी पश्चिमी घाट ऐसा कंटिन्यूअस है, जबकि पूर्वी घाट क्या है, बीच बीच में गैप। गैप क्यों है? क्योंकि रिवर्स ने यहां पे डेल्टा बनाया है। जैसे कौन सी रिवर्स ने डेल्टा बनाया होगा, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, यहां पे कावेरी डेल्टा है, ठीक। यहां पे कौन सी है? कृष्णा, और यहां पे कौन सी है? गोदावरी। ये क्या है? कृष्णा, और ये है गोदावरी। गोदावरी तो ये, अब ये क्या हो गया? ये केजी बेसिन। और केजी बेसिन क्या है? कल मैंने बताया था, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल गैस डिपॉजिट। फिर से याद कीजिए, नेचुरल गैस डिपॉजिट है, प्रोड्यूसिंग सेंटर नहीं है, डिपॉजिट है। और किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्लेस है यही है नीलगिरी। नीलगिरी, और नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है, देखिए जब भी मैं ऐसा साइन बनाऊं तो समझ जाइए कि ये पीक है। तो नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोदा बेटा, ठीक। और इसी के ठीक नीचे एक और आपको हिल मिलेगी जिसका नाम क्या है? अन्नामलाई, ठीक। और अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है? देखिए यहां पे बना दिया हमने, वो क्या है? अनाई मुड्डे। अनाई मुड्डे, और ये क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक पास है, जिसे कौन सा दर्रा कहते हैं? अनाई मुड्डे, सॉरी अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में एक पास है, जिसे क्या कहते हैं? पालघाट दर्रा। पालघाट पास, या हिंदी में कहते हैं पालघाट या पालकड। पालघाट या पालकड, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। क्या लिखते हैं इसको? पाल घाट या पालकड। पालघाट या पालकड, ये कहां पे है? ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। इसके नीचे आएंगे तो और भी पहाड़ियों का क्रम है, किसी क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम दो चीजें स्टडी करेंगे। पहला क्या स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट? पहला पॉइंट क्या स्टडी करेंगे? देखिए, पहला सीक्वेंस जो क्वेश्चन पूछ रहा है, लंबी नदी, तो गोदावरी जो है वो 1465 किलोमीटर सबसे लंबी। तो सीक्वेंस से पूछेगा, कभी पूछ ले सबसे लंबा कौन है, वो क्या है? गोदावरी। दूसरी क्या है? कृष्णा। ये कितनी है? ये 1401 किलोमीटर है, ठीक। फिर उसके बाद आएगा दो नदियां, एक है महानदी, एक है कावेरी। तो कावेरी जो है वो 800 किलोमीटर है, और महानदी जो है 851 किलोमीटर। इतनी बातें हम जान गए, ठीक है। महानदी कहां से आ रही है? महानदी सिहावा से आ रही है। सिहावा कहां पे है? सिहावा छत्तीसगढ़ में है, ठीक। गोदावरी कहां से आ रही है? कल ही बताया है कहां से आ रही है। तो एक मिनट सोचिए, बताऊंगा तो मैं ही, लेकिन आप एक मिनट सोचिए पहले।
कहां से आ रही है गोदावरी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इसकी रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरी। 1 मिनट सोचिए पहले आप, तब बात करेंगे। ठीक, चलिए अब एक एक करके रिवर्स को देखते हैं। एक है गोदावरी, गोदावरी है, कावेरी है और कृष्णा है। ठीक, गोदावरी कहां से आ रही है, कृष्णा कहां से आ रही है? कृष्णा आ रही है महाबलेश्वर से। ठीक, कावेरी कहां से आ रही है? कर्नाटक के कुर्ग, कुर्ग में ब्रह्मगिरी, कुर्ग में कहां है? ब्रह्मगिरी। गोदावरी कहां से आ रही है? त्र्यंबक हिल्स, त्र्यंबक हिल्स। तो त्र्यंबक और महाबलेश्वर कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये हो गया लंबाई का सीक्वेंस। अब दो और बातें देखेंगे। पहला, ये एक पेज मैंने इसीलिए छुड़वा के रखा है। अब पहला, कौन सी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी? तो यहां पे है रिवर, उसके पहले देखेंगे रिवर के से पहले बेसिन एरिया। बेसिन एरिया, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नंबर 1 पे वही है गोदावरी, नंबर 2 पे है कृष्णा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसके आकार के क्रम में लगाएं। सबसे बड़ा कौन है? गोदावरी। कितनी इसकी एरिया है? 31, 81, 382 किलोमीटर स्क्वायर, 3812 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा, फिर से लिख लेते हैं, 313812 किलोमीटर स्क्वायर। ये है एरिया किसका? गोदावरी का। दूसरा पूछ रहा है कृष्णा। कृष्णा आसान है, 259, ठीक, 1230 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद गोदावरी कृष्णा तो ज्यादातर लोगों को याद रहता है, लेकिन इसके बाद सीक्वेंस में कोई बहुत चेंज नहीं है, वही है महानदी, ठीक, और फिर कावेरी। कावेरी 81,000 के आसपास है, 81,155 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि महानदी जो है वो ऊपर को फॉलो कर रही है, और वो कहां है? 141589 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। अब देखते हैं खास बात क्या, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज, यहां लिखते हैं हम ट्रिब्यूटरी। गोदावरी, यहां पे कावेरी, महानदी और कृष्णा। एक एक करके जिनकी हम कल देख चुके थे उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहली रिवर में गोदावरी। गोदावरी सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है। एक फिगर बना लेते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं आपको। चलिए, यहां नहीं है, यहां पे
गोदावरी हो सकता है कभी इनका सीक्वेंस लगाने को आए कि नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस लगाइए, तो आपको पहले दिखाई पड़ेगी जो रिवर वो है गोदावरी, उसके बाद जो रिवर दिखाई पड़ेगी वो है कृष्णा, फिर रिवर नीचे दिखाई पड़ेगी वो है कावेरी, ठीक। और यहां पे एक रिवर दिखाई पड़ेगी, ये है महानदी। ये सीक्वेंस है सबका, एक क्रम देख लीजिए, वैसे उसकी तरफ सब आ रही हैं। चलिए, पहली रिवर है गोदावरी, त्र्यंबक से आ रही है। प्रणहिता पूर्णा, गोदावरी में प्रणहिता पूर्णा, ठीक। वर्धा, वर्धा का इतिहास में भी कुछ महत्व है, ऐसे ही रिवाइज किया जाता है कि जब भूगोल पढ़ रहे हो तब भी आपके पास क्या है, यही याद है। ठीक। और पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा और वेन गंगा। अब दूसरी है कृष्णा, पेन गंगा वेन गंगा यहां पे है, तो यहां पे तुरंत क्या हो जाएगा, दूध गंगा और पंचगंगा। गंगा, गोदावरी को दक्षिणी गंगा, ठीक, या बूढ़ी गंगा, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी को क्या कहेंगे हम, दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी को क्या कहेंगे हम, दक्षिणी गंगा। तो दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में डिफरेंस हमेशा से के लिए क्लियर कर लीजिए, कई बार आप क्लियर नहीं होते हैं और गलतियां करते हैं। ठीक है, चलिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण नदी जिसकी जिसको हमने नहीं जिसकी ट्रिब्यूटरीज को पिछली भी क्लास में देखा था, तो कावेरी। कावेरी साउथ इंडिया, कावेरी के बारे में दो फैक्ट देख लेते हैं पहले। कावेरी साउथ इंडिया की एकमात्र रिवर है जिसमें थ्रू आउट द ईयर फ्लो बना रहता है। क्यों, एक बार मॉनसून के आने से, यहां पे देखते हैं, एक बार मॉनसून के आने से कावेरी के अपर पार्ट को वाटर मिलता है, और फिर लौटते हुए मॉनसून से कावेरी के लेटर पार्ट को मिलता है पानी। इसीलिए कावेरी रिवर के बेसिन में क्या उगाया जाता है, राइस। इसीलिए कावेरी बेसिन को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रिब्यूटरीज में। तो हेरंगी, हेमावती, लोका पावनी, लोका पावनी, शिमसा, अक्रावती। हेरंगी, हेमावती, लोका पावनी, शिमसा, अक्रावती, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके अलावा कबबीनी, सुवर्णवती, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। अब दूध गंगा, पंचगंगा और घट प्रभा, मल प्रभा। दूध गंगा, पंचगंगा, घट प्रभा और मल प्रभा किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कल इसकी चर्चा हमने की थी। चलिए, महानदी में शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, तेल। महानदी में कौन, शिवनाथ,
हंसदेव, मंड, डूब, जोंक और तेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया? जब भी ये क्वेश्चन आए खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया, तो एक फिगर पहले हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले माकूम में खोदा गया, ये क्लियर करिएगा। माकूम भी कहां पर है? असोम में है, ये भी क्लियर कीजिएगा। डिगबोई कहां है? ये भी असोम में है, ये भी क्लियर कीजिएगा। ठीक, नाहरकटिया और लकवा ये भी कहां पर है? असोम में है, क्लियर कीजिएगा, सभी असोम में है। लेकिन पहला कुआं कहां खोदा गया? पहला कुआं खोदा गया माकूम में 1867 में। कहां खोदा गया? माकूम में खोदा गया सबसे पहला कुआं, और 1867 में। डिगबोई में 1889 में खोदा गया, डिगबोई में 1889 में, और यहां पे 1867 में। तो फर्स्ट कुआं यहीं खोदा गया। ठीक, असम का रीजन जो है, अब देखिए कुछ फैक्ट्स में देख लेते हैं। असम में जो प्लेसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। असम के रीजन में आते हैं ये ऐसे। असम, असम में दो रिवर बेसिन, कभी भी आए कि असम का खनिज तेल किनके बीच में है, तो दो रिवर। एक है दिहांग, जो कि अच्छा, असम में एक चीज और, ज्यादातर जो तेल के क्षेत्र हैं वो ये नॉर्थ वाले रीजन में है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि असम में तेल रीजन कहां पे है? नाम तो सबको याद है, प्लेसेस कहां है? ज्यादातर कहां पे है? नॉर्दर्न रीजन में है। और जो स्टार्ट कहां से होते हैं? दिहांग के क्षेत्र से। ठीक है, कहां से शुरू होंगे? दिहांग और सुरमा घाटी, दो नदियां असम में। देखिए, असम है तो कौन सी रिवर? दिहांग और सुरमा नदी घाटी, सुरमा वैली रीजन। इन दो नदियों की घाटी में भ्रंशों के सहारे, ये भी ध्यान, तेल जो मिलता है वो किसके सहारे मिलता है? फॉल्ट के सहारे, फॉल्ट के सहारे तेल यहां पर निकाला जाता है। डिगबोई में जब तेल निकाला गया तो उसके पीछे एक कहानी फेमस है कि वहां पे अंग्रेज अधिकारी जो ट्रेन बिछाने का काम, रेल पटरी बिछाने का काम हो रहा था, तो वो लेके जा रहे थे लट्ठे, हाथी, लकड़ी के लट्ठे। तो वो जब जिस प्लेस पे पैर रख रहे थे हाथी, जमीन धंसी और उनके पैर में ऑयल लग गया। जब वो नदी में नहा रहे थे तो तेल पूरा पानी जो है, पानी के ऊपर तेल आ गया। ये अधिकारियों ने देखा और फिर उस बात को कहा कि चलिए खुदाई करते हैं। जब खुदाई होने लगी तो अंग्रेज अधिकारी बड़े जोर जोर से कहता था डिग बॉय, डिग मतलब खोदना, बॉय मतलब लड़का, डिग बॉय, डिग बॉय। तो वो आगे चेंज होके क्या बन गया? डिग बॉय बन गया। ठीक, तो असम के रीजन में जो तेल रीजन है वो ये नॉर्थ के रीजन में है। जो स्टार्ट कहां से होता है? डिगबोई, यहीं सबसे ऊपर है डिगबोई। डिगबोई, इसके अलावा असम में पूरा सीक्वेंस है ऐसे असम का। असम के जो प्लेसेस हैं उसमें डिगबोई, नाहरकटिया, नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान, लकवा, रुद्र सागर। कई बार पूछता है कि रुद्र सागर लकवा रीजन कहां है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है। तो लकवा रुद्र सागर कहां पे है? असम में है। ठीक, फिर से याद करते हैं, डिगबोई, नाहरकटिया, हगरीजन मोरान, लकवा, रुद्र सागर। ठीक, फिर उसी में आता है जो फेमस सुरमा वैली की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तीन इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज भी असम में ही है। ठीक, कौन कौन सी रिफाइनरीज वो भी देख लेते हैं। सॉरी, चार रिफाइनरीज, डिगबोई, गुवाहाटी, बोगाईगांव, नुमालीगढ़। तेल शोधनशाला, रिफाइनरी, तेल शोधन
शाला कहां पे? असोम में। क्वेश्चन क्या पूछा था सबसे पहले? बिल्कुल सही है। तो जो तेल शोधनशालाएं हैं वो कहां पे हैं? वो सबसे पहले डिगबोई, फिर बोगाईगांव, फिर नाहरकटिया, डिगबोई, बोगाईगांव, नहीं नाहरकटिया नहीं, नुमालीगढ़। नाहरकटिया नहीं, नुमालीगढ़। नुमालीगढ़। और कहां पे है एक चौथा? वो है गुवाहाटी। ये चारों जगहों पे क्या है? तेल शोधनशाला या रिफाइनरी कहां पे? असम में। अब दो और फैक्ट जान लीजिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूसिंग एरिया जो है, नेचुरल गैस, देखिए दो जगहों पे भारत में। अब यहां आगे बढ़ते हैं, एक फिगर बनाते हैं और फिर इस बात को हम क्लियर करते हैं। इंडिया में दो जगहों पे तेल मिलता है, एक ऑफशोर रीजन और एक ऑनशोर रीजन। तो ऑफशोर रीजन का मतलब यह होता है कि जो तटीय क्षेत्र आप देख रहे हैं, उसी तटीय क्षेत्र रीजन में जहां पे आप देखते हैं यह होता है। अब ये जो पूरा रीजन है जो आप कोस्ट में देखते हैं, ये होता है यहां पे अगर कुछ मिला, जैसे यहां पे ये है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। और ये कौन सा रीजन है? ये वही है बसीन, बसीन रीजन। साउथ ईस्ट में बसीन है, कई किताबों में लिख दिया गया है साउथ वेस्ट, नहीं बसीन जो है वो साउथ ईस्ट में। बॉम्बे हाई, दो स्टेटमेंट एकदम क्लियर। बिगेस्ट ऑयल, एकदम क्लियर, ब्रैकेट में कर दे रहा हूं। एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, चाहे नेचुरल गैस हो या भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र हो, तेल, खनिज तेल, दोनों उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? वो है बॉम्बे है। क्लियर? भारत में लगभग 50% से थोड़ा सा कम ऑयल ऑन शोर एरिया में मिलता है। जब भी कहेगा ऑन शोर, अभी तटीय, अपतटीय और अभी तटीय। तो ये जो बॉम्बे हाई है, बसीन है, ये क्या है? ये अपतटीय क्षेत्र है, यानी ऑफ शोर रीजन है। ठीक। अब जैसे ये गुजरात का जो पूरा रीजन है ना, ये क्या है? ये ऑन शोर, अंदर की तरफ मिल रहा है। ठीक है, कहां मिल रहा है? अंदर की तरफ। सॉरी, ये जो रीजन है, सॉरी मैं बात किसकी कर रहा हूं? ऑन शोर रीजन, ये अपतटीय हो गया। अब अभितटीय रीजन में कौन आएगा? तो ये जो असम के तेल क्षेत्र है ना, यहां पे असम, ये क्या है? ये अभितटीय क्षेत्र है। भारत में एक हो गया अभितटीय, एक हो गया अपतटीय। तो पश्चिम में अपतटीय रीजन है और पूरब में भी अपतटीय रीजन है। ये कौन सा रीजन? के जी बेसिन रीजन, जो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का निक्षेप। और ये कैसा है? ये बिगेस्ट या लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, केजी बेसिन। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जब अभितटीय क्षेत्र है तो अभितटीय क्षेत्र में नंबर 1 प्लेस पे कौन है? राजस्थान है। राजस्थान। और क्या निकालता है? ऑयल में नंबर 1, सबसे ज्यादा अभितटीय क्षेत्रों में यानी राज्यों में
ऑयल, नेचुरल ऑयल या क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसिंग देश राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। क्लियर? लेकिन अगर यही बात नंबर 1 पे असम है, किस लिए? तटों के अंदर राज्यों में असम में क्या मिलता है? नेचुरल गैस। नंबर 1 नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? वो है राजस्थान। और ऑयल राजस्थान स्टेट में और नेचुरल गैस असम। वैसे भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग चाहे अभितटीय अपतटीय में, वो है बॉम्बे हाई, सबसे बड़ा रीजन है। गुजरात का ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये भारत का एक और तेल क्षेत्र है जिसमें जो प्रोडक्शन है और उस प्रोडक्शन के बाद जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा बनाया गया है, यानी जो पाइपलाइन से है उनको कवर कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, पोर्ट से संबंधित है तो यहीं पे देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पोर्ट से संबंधित, तो यहां देखते हैं। जैसे हजीरा, क्वेश्चन पूछेगा कि हाजिरा या हजीरा तेल क्षेत्र कहां है, तो आप कहेंगे गुजरात में। ठीक है, अब आपसे यही कहेगा कि गांधार क्षेत्र कहां है तेल का, तो आप कहेंगे गुजरात में। आपसे कहेगा आपसे कहेगा कलोल क्षेत्र, तो आप कहेंगे गुजरात में है। आपसे कहेगा अहमदाबाद, तो आप कहेंगे गुजरात में है। ठीक है, आपसे यहीं पर पूछेगा अंकलेश्वर, तो आप कहेंगे गुजरात में है। तो हाजीरा पूछे, अंकलेश्वर पूछे, अहमदाबाद पूछे, ये सब कहां पे हैं? गुजरात में है। दाहेज पूछे, ठीक, दाहेज भी यहीं पर है, ये सब गुजरात में है। लेकिन इसी बीच में एक रिफाइनरी भी है, ये रिफाइनरी है, इसी बीच में एक रिफाइनरी है जिसका नाम है कोयाली। कोयाली क्या है? रिफाइनरी है। कोयाली क्या है? एक रिफाइनरी है। ठीक है, चलिए, सानंद भी इसमें है, खंभात भी है, अंबाला भी है। जल्दी अब आपको नीचे एक लिंक दिया जाएगा, जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल में ये भी एनोटेशन मिलेगा और कुछ और पीडीएफ आपको उससे मिलेंगे ताकि क्वेश्चन पूरा कवर हो। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है? तो हल्दिया जो है वो कहां पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। और ये कोलकाता के एक सपोर्टिंग पोर्ट के रूप में प्रिपेयर किया गया है, ताकि जब अवसाद से ग्रसित हो कोलकाता, जो कि हुगली नदी पर है, तो ये सपोर्ट करे उसको। मुंबई कहां पर है? खुद मुंबई में। पारादीप जो है ना, ये ओडिशा में। विशाखापत्तनम जो है वो कहां पे है? वो आंध्र प्रदेश में। अब एक फिगर बनाते हैं और फटाफट से चीजों को देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी हमेशा के लिए हो। इस समय भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। क्या है? टोटल 13 मेजर पोर्ट्स। सबसे बड़े पोर्ट्स में कितने हैं? 13 हैं। 13, कई जगहों पे अभी भी 12 लिखा हुआ है, लेकिन आप ये जानिए कि अब कितने हो गए हैं? 13। ठीक, कुछ फैक्ट भी यहां मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, अब जैसे गुजरात का ये मैं केवल यहां पे बड़े पोर्ट की को मेंशन करेंगे। बड़े पोर्ट में जैसे ये कौन सा पोर्ट है? इसे कहते हैं कांडला। इसका नाम अब चेंज हो गया, अभी नाम भी चेंज करके बताएं। यहां पे एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलकाता। ठीक,
ओडिशा में एक पोर्ट है जिसका नाम है पारादीप या पैराडीप। यहां पे है विशाखापट्टनम। ठीक, अब यहां पे एक पोर्ट है एन्नौर और यहां पे एक पोर्ट है चेन्नई। यहां पे एक पोर्ट है तूतीकोरिन। ये मैं केवल बड़े पोर्ट की बात कर रहा हूं। अब ये जो तीनों पोर्ट हैं ये तमिलनाडु में है। ये कहां पे है? तमिलनाडु। विशाखापट्टनम पोर्ट कहां पे है? आंध्र प्रदेश। पारादीप कहां पर है? ये ओडिशा में है। ठीक, अब खास कोलकाता किस पे है? ये हुगली रिवर पे है। अब आइए, यहां पे एक पोर्ट मिलेगा आपको कोचीन। कोचीन बंदरगाह जो है वो केरल में है और किस पे है? केरला में है। और कोचीन पोर्ट है एक लैगून या कयाल पे। कहां पे है ये? कयाल। आप जानते हैं कि केरल में लैगून को कयाल कहते हैं। क्लियर? खास बात। यहां पे आते हैं तो एक पोर्ट है न्यू मैंगलोर, कर्नाटका का पार्ट है न्यू मैंगलोर। फिर गोवा में एक पोर्ट है जिसे क्या कहते हैं? मार्मा गांव। मरमा गांव ये जुआरी नदी पर है। किस नदी पर है? जुआरी। गोवा में पश्चिमी घाट से निकल करके पश्चिम की तरफ जाने वाली 3 नदियां हैं। मैं यहां लिख देता हूं। गोवा में वेस्टवर्ड पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी? मांडोवी, जुआरी और राचोल। ये गोवा में है। मांडोवी, जुआरी और राचोल कहां पे है? गोवा में है। हमेशा याद रखिएगा। अब यहां पे एक है मुंबई। मुंबई ये भारत का बिगेस्ट पोर्ट है। बिगेस्ट पोर्ट, ध्यान दीजिएगा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। एरिया में क्या है? भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन है? मुंबई। यहीं पे एक पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेपी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अब ये जेपीएनटी कहते हैं इसे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी। ठीक, जेएनपीटी क्या है? ये सबसे व्यस्त, इस समय का सबसे व्यस्त बंदरगाह। ये मुंबई के कार्गो हैंडलिंग के दबाव को कम करने के लिए खोला गया। ठीक वैसे ही जैसे सपोर्टिव बंदरगाह क्या है? एन्नौर। ये क्या है? चेन्नई का सपोर्टिव बंदरगाह। चेन्नई का क्या है? सपोर्ट करने वाला बंदरगाह है। अब खास बात देखिए, नाम, जैसे हमने कहा नाम भी चेंज हुए हैं ना, तो इसका नाम कांडला का क्या नाम हो गया है? दीन दयाल उपाध्याय। ठीक, कोलकाता का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक, ऐसे ही एन्नौर का नाम क्या है? कामराज बंदरगाह। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड पोर्ट जो है वो एन्नौर है। अब देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक, सबसे बिजिएस्ट हो चुका। सूरत भारत का सबसे पहला बंदरगाह है 1498 में, जो पुर्तगीज और ब्रिटिश मिलकर स्टैब्लिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2,
इंडिया में पारादीप कहां पर है? पारादीप ये महानदी के मुहाने पर है। ये कौन कौन सी नदी है? महानदी के मुहाने पर। ठीक है, महानदी के मुहाने पर कौन है? पारादीप। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम क्या है? ये डीपेस्ट पोर्ट है। डीपेस्ट पोर्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। और ये डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी के पीछे है। कौन सी पहाड़ी? पारादीप, सॉरी, जो विशाखापट्टनम है ये क्या है? ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे, जिससे होता क्या है कि जो हवाएं आती हैं मॉनसून वाली या तूफान वाली, उनसे ये क्या होता है? बच जाता है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब दो और पॉइंट देखते हैं। जैसे ये पारादीप है ना, तो ये जापान को लोहा भेजता है। जापान को पारादीप से भी जाता है, और कहां से जाएगा? विशाखापट्टनम से भी जाता है। लेकिन ज्यादातर कहां से जाएगा? जापान को आयरन ओर। ठीक, ऐसे ही जो मर्मागांव है ये ईरान की सहायता से डेवलप किया गया, और ईरान को आयरन, ईरान को लोहा करता है। ये अपने हिंटरलैंड में जो चीजें उत्पादित होती हैं उन्हीं को क्या करता है? दूसरे देशों में भेजता है। ठीक है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चेन्नई। अब चेन्नई क्या है? चेन्नई ये पूर्वी घाट का सबसे पुराना बंदरगाह, आर्टिफिशियल बंदरगाह। जो बंदरगाह पूर्वी घाट पर हैं वो आर्टिफिशियल हैं, उनको बनाया गया है। जबकि जो पश्चिम की तरफ सारे पोर्ट हैं ये एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति बनी हुई है, क्योंकि जो ये अरब सागर था और भारत का पेनिनसुलर एरिया दोनों बराबर थे। अरब सागर टूट के नीचे चला जाता है और ये पार्ट ऊपर, तो ऐसा कटा फटा धरातल है। ऐसा देखिए, ऐसा कटा फटा धरातल है, तो डायरेक्ट कोई पार्ट ऐसा नीचे आ जाए तो गहराई क्या होगी? अधिक होगी। तो बहुत आसानी तक किनारों तक बंदरगाह जो वो है जहाज वो आ जाते हैं। और जब ऐसी कटी फटी धरातल की स्थिति हो, ऐसा कटा फटा हो, तो उससे क्या होता है कि पानी वहां ठहराव रहता है। ऐसे सागर की लहरें वहां तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाती हैं, तीव्र वाली, इसलिए वहां पे आसान हो जाता है क्या करना? पोर्ट बनाना। क्लियर? तो ये कुछ विशेष पॉइंट थे भारत के बंदरगाहों को लेकर के, और कोई विशेष इसमें बात है नहीं। कुछ और फिर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें और पॉइंट्स हम आपको कराएंगे। अब ये 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, 5-5 करके पूरे कर लिए, और आई होप कम से कम 10 टॉपिक आपके प्रिपेयर हुए होंगे। क्लियर? आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। कल से आपको जो क्लासेस मिलेंगी उसमें यूपी भी ऐड होगा और उसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी होगा। ठीक है, तो द ज्योग्राफी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करिए। गुड बाय।